शहीद इलाप सिंह और मुरंड गंजाल परियोजना का काम शीघ्र पूर्ण कराने को लेकर पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल में जल संसाधन विभाग एवं एनवीडीए के अतिरिक्त मुख्य सचिव से मुलाकात की। हरदा जिले की कृषि भूमि को सिंचित करने के लिए प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा तत्कालीन कृषि मंत्री कमल पटेल के साथ शहीद इलाप सिंह सिंचाई परियोजना और मुरंड गंजाल सिंचाई परियोजना का भूमि पूजन किया गया था। इन दोनों परियोजना में टेल क्षेत्र तक पानी पहुंचे। इस संबंध में बुधवार को प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने भोपाल के वल्लभ भवन में जल संसाधन विभाग और एनवीडीए के अतिरिक्त मुख्य सचिव और एनवीडीए के उपाध्यक्ष राजेश राजौरा से मुलाकात की और बैठक लेकर चर्चा की। इस दौरान पूर्व कृषि मंत्री पटेल ने दोनों परियोजना का काम शीघ्र पूर्ण करने और जो गाँव शहीद इलाप सिंह सिंचाई योजना में छूट गए हैं या तवा नहर से टेल में आते हैं परंतु पानी नहीं पहुँचता है, उन गाँव की जमीनों को कमांड क्षेत्र से हटा शहीद इलाप सिंह उद्वहन परियोजना में पाइपलाइन से जोड़ा जाए। उदाहरण के लिए खिरकिया तहसील के बारंगा, बारंगी, हिवाला, बमनगांव, काव्याखेड़ी, चौकड़ी, नर्मदा किनारे की हंडिया तहसील के गांवों को एनवीडीए की शहीद इलाप सिंह सिंचाई पाइपलाइन योजना में शामिल करने को लेकर विस्तार से चर्चा कर निर्देश दिए। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने अतिरिक्त मुख्य सचिव को बताया, कुछ गांव ऐसे हैं जहां 75% पाइपलाइन से 25% तवा से पानी पहुंच रहा है, इन्हें 100% पाइपलाइन से पूर्ण करना है। पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा कि इन दोनों परियोजनाओं का जल्द ही काम पूर्ण हो जाए ताकि किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलने लगे और जो हमारा सपना था हरदा का प्रदेश का पहला 100% सिंचित जिला बनाने का पूरा हो सके। यह सरकार उस कौम पर दाग लगाना चाहती है जिसने भारत की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने महान स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे के साथ शहादत दी, जिसके 2 लाख से ज्यादा उलेमा शहीद हुए, जिसने महात्मा गांधी के दांडी मार्च का समर्थन किया, जिन्होंने 1926 में अंग्रेजों के डिवाइड एंड रूल का विरोध किया, जिस कौम के मौलाना हुसैन अहमद मदानी ने 1924 में पूर्ण स्वतंत्रता की बात की, जो कौम देश की लड़ाई तब लड़ रहा था जब आरएसएस के लोग भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध कर रहे थे और माफीनामा लिख रहे थे, जिस कौम ने जिन्ना की 2 नेशन थ्योरी का विरोध किया, जिस कौम के लोगों ने माल्टा और इजिप्ट में तब शहादत दी जब आप माफीनामे लिख रहे थे। श्री गौरव गोगोई आदरणीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। जब आदरणीय मंत्री महोदय बोल रहे थे, आपने विपक्ष से किसी को भी पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अवसर नहीं दिया। मंत्री महोदय बिना किसी पॉइंट ऑफ ऑर्डर के बिना उन्होंने अपनी बात रखी। वही संरक्षण आप मुझे दे, मैं वही अपेक्षा करता हूं। मंत्री महोदय ने अपनी पूरी बात रखी, आपने उनको कुछ नहीं कहा, उन्होंने राजनीतिक आरोप लगाए, उन्होंने हाउस को मिसलीड किया, आपने सुना, वही संरक्षण। एक बात है गौरव जी, आप हमेशा सदन पर ये कैसे आरोप लगा सकते हैं कि आपने उनको कुछ नहीं कहा? मैंने फिर कहा आपको, इस सदन में, प्लीज बैठिए, इस सदन में संसदीय व्यवस्था के अनुसार सबको समय आवंटित होता है। आवंटित दल का माननीय सदस्य अपनी बात रख सकता है। जब मैंने व्यवस्था दे दी कि कोई माननीय सदस्य बोलेगा, उसके बीच में आज शून्यकाल पॉइंट ऑफ ऑर्डर नहीं दिया जाएगा तो नहीं दिया जाएगा। माननीय गौरव गोगोई अध्यक्ष, देखिए शुरू हो गया सर, आप दे रहे अनुमति, आप अनुमति दे रहे हैं सर। आपने हमें अनुमति दी, आपने अनुमति दी हमें। एक मिनट बैठिए। हमारे सर, इन्होंने हम शांति से सुनो, अरे सुनो, ये अपना भाषण देने से पहले इन्होंने मिसलीड किया बोला। आप सब ये कोई तरीका सर, एक मिनट बैठिए। माननीय मंत्री जी, नहीं, एक मिनट बैठिए, ठीक है, बैठिए। मैंने माननीय मंत्री जी को आपके भाषण के टोकने के लिए अलाउ नहीं किया है। वह आपने तो भाषण शुरू नहीं किया था, नहीं शुरू करने वाले थे, वह दूसरे विषय पर
दूसरे विषय पर अपनी बात करना चाहते हैं। आपके भाषण को नहीं काट रहे आप, नहीं आपके भाषण को, वो तो अपनी बात कोई दूसरे विषय पर रखना चाहते हैं। मेरा संसदीय सर व्यवस्था- इतना कहना है कि हम लोग शांति से बैठ के सुनेंगे। चर्चा का पूरा टाइम तय हो चुके हैं, हम लोग नोट करेंगे, सबका बात सुनेंगे। मेरा सिर्फ इतना ही अनुरोध है कि जैसे कि माननीय सदस्य कहेंगे कि मैंने मिसलीड किया, तो कौन सा पॉइंट मिसलीड किया वो बता दे, ऐसे आप आरोप ना लगाए। मेरा यही कहना है, आप तर्क बताइए कहाँ मिसलीड हुआ पॉइंट। अध्यक्ष महोदय, जो इन्होंने 2013 यूपीए गवर्नमेंट के संदर्भ में कहा, पूरा का पूरा मिसलीडिंग है, झूठ है, और हम डिमांड करते हैं कि वो ऑथेंटिकेट करें। हम डिमांड करते हैं ऑथेंटिकेट करें। इसीलिए बार बार इन्होंने आरोप लगाए, बार बार इन्होंने भ्रम फैलाया। आप इसीलिए हम भी अपनी बात रखेंगे, कृपया आप भी सुनने का धैर्य रखिए। अध्यक्ष महोदय, मेरा भी सौभाग्य है कि पिछले सदन में मैं अयोध्या राम मंदिर पर अपने पार्टी का मैंने अपना व्यू, अपने पक्ष रखा, और आज वक्फ संशोधन 2025 पर अपनी दल का और विपक्ष की तरफ से अपना पक्ष रखा, और अयोध्या राम मंदिर में भी और आज के वक्फ के संशोधन में भी मेरा एक ही मार्गदर्शक है, वो है भारत का संविधान। भारत का संविधान जो कहता है कि हमारा भारत में हर व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, और साथ साथ में यह कहता है कि व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता। ये बिल आज इस संविधान के इस जो मूल जो ढांचा है उस पर आक्रमण है, और इनकी जो पूरा जो भाषण था वो हमारे संविधान के इस मौलिक अधिकार पर, हमारे संघीय ढांचे पर एक आक्रमण था। आज इस सरकार का इस बिल के द्वारा 4 इनके मूल उद्देश्य। पहला मूल उद्देश्य है कि संविधान को कमजोर करना, टू डाइल्यूट द कॉन्स्टिट्यूशन। इनका दूसरा उद्देश्य है भ्रम फैलाना, टू डिफेम द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ऑफ इंडिया। इनका तीसरा उद्देश्य है टू डिवाइड द इंडियन सोसाइटी। हमेशा एक हमारे बीच में एक लिटिगेशन चलता रहे, मसला और बढ़ता जाए, ये उनका उद्देश्य है। और चौथा इनका उद्देश्य डाइल्यूट, डिफेम, डिवाइड, और चौथा इनका उद्देश्य है टू डिसएनफ्रेंचाइज द माइनॉरिटी कम्युनिटीज। आज माइनॉरिटी कम्युनिटीज के प्रति अपनी संवेदना जता रहे हैं। सर, कुछ हफ्ते पहले देश में विभिन्न जगहों में लोगों ने ईद की शुभकामनाएं एक दूसरे को दी, और क्या आपको पता है कहां इनकी डबल इंजन की सरकार ने लोगों को रास्ते पे ईद का नमाज भी पढ़ने नहीं दिया। और ये बात करेंगे आप अल्पसंख्यकों के प्रति अपनी। गुजरात में जामनगर से 12 किलोमीटर दूर वायुसेना का फाइटर जेट प्लेन दुर्घटनाग्रस्त। ट्रेनिंग मिशन के दौरान हुआ हादसा, एक पायलट की मौत। टूटकर टुकड़ों में बिखरा प्लेन, दूर तक उठी आग की लपटें और धुएं का गुबार दिख रहा है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने कहा, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की समाप्ति हो गई है। आबकारी विभाग राजस्व देने में अहम भूमिका निभा रहा है। टेक्नोलॉजी से राजस्व की लगातार विभाग में बढ़ोतरी हो रही है। 2017 तक 14,000 करोड़ रुपए राजस्व था। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर में 52,297 करोड़ का राजस्व आया। उत्तर प्रदेश में जहां शीरा का उत्पादन हो चाहे एथेनॉल का उत्पादन हो, सबसे ज्यादा उत्पादन यूपी में हो रहा है। 2023-24 में 527 लाख क्विंटल शीरा का उत्पादन हुआ। 176 करोड़ लीटर एथेनॉल का उत्पादन हुआ।
200 करोड़ लीटर तक एथेनॉल का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। शराब की दुकानों की लॉटरी का दूसरा चरण समाप्त हो चुका है। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से शुरू फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की समाप्ति हो गई है। आबकारी विभाग राजस्व देने में अहम भूमिका निभा रहा है। टेक्नोलॉजी से राजस्व की लगातार विभाग में बढ़ोतरी हो रही है। यूपी में पिछले 3 सालों में जहरीली शराब की कोई घटनाएं नहीं हुई। हमने प्रवर्तन की कार्यवाही को मजबूत किया है। उत्तर प्रदेश में 1,12,279 प्रवर्तन अभियोग पंजीकृत किए गए हैं। आज आप सबको यहाँ पे आमंत्रित किया है फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के समापन के बाद आबकारी विभाग ने की जो उपलब्धियां हैं मैं आपके माध्यम से उत्तर प्रदेश के लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आबकारी विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है और उत्तर प्रदेश में राजस्व देने में अपनी एक अहम भूमिका निभा रहा है। और मुझे खुशी है कि विभाग में पारदर्शिता के कारण और हमने टेक्नोलॉजी को जो हमने इंट्रोड्यूस किया विभाग में कई कार्यक्रमों में, उससे विभाग के राजस्व में 10 साल बढ़ोतरी हुई है। 2017 में जब हमारी सरकार बनी थी तब उत्तर प्रदेश में आबकारी राजस्व 14,000 करोड़ रुपए था और लगातार साल दर साल उस राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूं तो राजस्व से ही शुरुआत करना चाहता हूं। 2024-25 के फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च जो खत्म हुआ है अभी, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के पश्चात जो आबकारी विभाग का राजस्व इस फाइनेंशियल ईयर में आया है वो सर्वाधिक है प्रदेश के इतिहास में। और हमने क्लोजिंग जो करी है उसमें राजस्व जो आया है वो 52,297 करोड़ का राजस्व प्राप्त हुआ। ये सर्वाधिक है आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में। और पिछले साल जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ था तब आबकारी विभाग का राजस्व 45,570 करोड़ रुपए था। तो अगर इसको आप कंपेयर करेंगे लास्ट ईयर से इस साल के फाइनेंशियल ईयर से तो ये करीब 6,726 करोड़ अधिक है। और जिसकी वृद्धि जो प्रतिशत में अगर मैं आपको बोलूँ तो करीब 14.76 40.76% की वृद्धि है। इसी की तुलना अगर मैं 2022-23 और 23-24 के बीच में करूं, आपको अगर आपके सामने रखूं तो 22-23 में आबकारी का राजस्व था वो था 41,252 करोड़ और 23-24 में ये बढ़ के हुआ था 45,570 करोड़। तो इसका जो प्रतिशत था वृद्धि का वो था 10.47%। तो ये प्रतिशत में भी हमने ज्यादा वृद्धि करी है। पहले 10.47% से हम वृद्धि कर रहे थे, अब की हमने 14.76% से वृद्धि करी है। एक ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी ये उपलब्धि है। आप सब जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश चाहे वो शीरा उत्पादन हो चाहे वो इथेनॉल का उत्पादन हो, हम सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले प्रदेश बन गए पूरे देश में। आज सबसे ज्यादा शीरे का उत्पादन और इथेनॉल का उत्पादन उत्तर प्रदेश में। मैं अगर थोड़े आंकड़े आपके सामने रखूं तो शीरा का उत्पादन, क्योंकि शीरा वर्ष 1 नवंबर से अक्टूबर 2024 तक 1 नवंबर से 31 अक्टूबर तक शीरा वर्ष कहा जाता है। 2023-24 में शीरे का जो उत्पादन था वो टोटल करीब 527 लाख कुंटल का उत्पादन शीरे का हुआ है, जो सर्वाधिक है पूरे देश में। और यही मैं अगर इथेनॉल की बात करूँ, इथेनॉल का उत्पादन पिछले 2023-24 के वित्तीय वर्ष में 176 करोड़ लीटर। हमारा लक्ष्य है कि हम इथेनॉल का उत्पादन 200 करोड़ लीटर तक पहुंचाएं। इस दिशा में हम लगातार इथेनॉल के प्रोडक्शन को बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं, यूनिट्स को बढ़ा रहे हैं। मुझे ये बात कहने में भी खुशी है, उत्तर प्रदेश जो पहले कंजम्पशन स्टेट के रूप में जाना जाता था
जहां कहते थे कि कंजम्पशन, हमारा कंजम्पशन ज़्यादा है, आज यूपी प्रोडक्शन स्टेट के रूप में पहचाना जाता है। आज प्रोडक्शन की दिशा में हम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन और सबसे ज़्यादा यूनिट्स के साथ देश में सर्वाधिक डिस्टिलरीज, ब्रूअरीज और अगर मैं वाइनरीज की बात करूं तो हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा यूनिट्स हैं। आपने देखा होगा कि अभी लॉटरी जो हमारी चल रही थी, लॉटरी का समापन हुआ है। मैं जब कैबिनेट का प्रस्ताव आया था तो मैंने तब प्रेस कॉन्फ्रेंस में आया था और लॉटरी के लिए आपको बताया था। उसके बाद लॉटरी का प्रोसेस शुरू हुआ। मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी लॉटरी के 2 चरण संपन्न हो चुके हैं। तीसरा चरण शुरू है, कुछ ही करीब 0.1 या 0.2% दुकानें केवल रह गई हैं, बाकी 99.97% दुकानें हम व्यवस्थित कर चुके हैं। लॉटरी में हम जब पॉलिसी लेकर आए थे तो हमने पॉलिसी में आपको मैंने बताया था कि हम कंपोनेंट शॉप लेकर आ जाते हैं, एक नई व्यवस्था हम लोग लेकर आते हैं। उत्तर प्रदेश ने इससे पहले कंपोनेंट शॉप की संदलपुर पहुंचे सभी मृतकों के शव, आखिरी बार अपनों को कंधा भी नहीं दे पाए परिजन। अंतिम संस्कार के लिए शव एम्बुलेंस से नेमावर पहुंचे। गुजरात के बनासकांठा में पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट, जिसमें मध्य प्रदेश के देवास और हरदा जिले के 18 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हुए तो 2 का कोई पता नहीं चला। घटना के करीब 48 घंटे के बाद शव नेमावर नर्मदा तट पहुंचे, जहां एक साथ 18 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हुआ। ये घटना जिसने देखी सुनी वह दंग रह गया। नर्मदा तट पर एक साथ 18 शवों का अंतिम संस्कार देखकर हर एक की आंखें नम हो गईं। अंतिम संस्कार के दौरान देवास एवं हरदा जिले के कलेक्टर, एसपी सहित भारी बल मौजूद रहा। वहीं मध्य प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री कमल पटेल व खातेगांव विधानसभा क्षेत्र के विधायक आशीष शर्मा एवं देवास कलेक्टर ऋतुराज सिंह ने क्या कुछ कहा, देखें रिपोर्ट। नर्मदा जी के किनारे कोरोना के काल के बाद हमने एक साथ इतनी चिताएं जलती पहली बार देखी है। हमारे क्षेत्र के, हंडिया क्षेत्र के जो लोग इस दुर्घटना में कालकल्पित हुए हैं, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। निश्चित ही ये बहुत दुखद घटना है और इस घटना के लिए जो दोषी हैं उन पर गुजरात सरकार तो कार्रवाई करेगी। मध्य प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से भी हम लोगों की चर्चा हुई है कि मध्य प्रदेश सरकार का भी एक वकीलों का दल जो रहेगा वो इसके कानूनी अपराधी को दंड तक पहुंचाने के लिए और पीड़ित परिवारों को उचित मुआवजा जो बीमा कंपनी के माध्यम से मिलना है वो भी मिल सके। अभी तो हम सबका प्रयास ये है कि हम दुखी परिवारों के साथ खड़े हैं। आदरणीय कमल भैया ने जैसा कहा है कि अब उन परिवारों में जो भी बचे हैं उनके लालन पालन की जिम्मेदारी, शिक्षा, स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है और हम प्रयास करेंगे कि उन्हें, जो लोग बचे हैं, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने में हमसे जो हर संभव मदद हो हम कर सकें। आज के इस दुख के समय में सभी मृतक जनों को हमारी श्रद्धांजलि है मध्य प्रदेश सरकार की ओर से, और माननीय मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि अधिकतम सहायता इन परिवारों को और अन्य जिन योजनाओं में भी इनका पंजीयन था, उन संबल हो, कर्मकार मंडल हो, इसके अंतर्गत भी जो सहायता राशि होगी शीघ्र परिवारों को उपलब्ध कराएगी। डेड बॉडीज को लाने के लिए सम्मानपूर्वक एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है और यहाँ पर इनके परिजनों के माध्यम से इनके अंतिम संस्कार करने के लिए जो भी आवश्यक व्यवस्थाएं हैं वो जिला प्रशासन के द्वारा किया गया है। इनके परिजन के द्वारा मुखाग्नि दी जा रही है और समस्त व्यवस्था की जा रही है और जिला प्रशासन, पुलिस सभी यहाँ पर उपस्थित है और किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो इसलिए सारी व्यवस्थाएं। यहाँ पर नेमावर घाट पे अभी जिला देवास के जो 10 डेड बॉडीज है कि यहाँ पर अंतिम संस्कार की जा रही है और हरदा जिले के भी जो डेड बॉडीज हैं उनके प्रशासन के द्वारा यहाँ पे किया जा रहा है। आर्थिक सहायता के तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 2 लाख रुपये की जो राशि घोषित की गई वो अभी तत्काल रूप से हम लोगों ने चेक के माध्यम से इनके परिवारजनों को उपलब्ध कराया। परिवार के लोग दिवंगत हो गए, जिनके माता पिता दोनों, जिनका कोई नहीं है, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उन अनाथ बच्चों को, परिवार को पालने की, उनकी परवरिश की, उनको अपने पैर पर खड़ा करने की जिम्मेदारी सरकार की, सरकार निभाएगी। गणगौर उत्सव की धूम के साथ रथों का निकला चल समारोह।
नगर सहित आसपास में गणगौर माता की धूम मची है। भीकनगांव नगर में गणगौर महोत्सव बड़ी ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्रद्धालु गणगौर माता के रथों के साथ बाड़ी पहुंचे, यहां माता को जल अर्पित कर पूजन किया। इसके बाद रथ झिरन्या रोड पहुंचे, जहां झालरिया के गीत गाए और माता की पूजा कर धानी का प्रसाद बांटा। त्रिवेणी ग्रुप के सदस्य ढोल नगाड़ों के साथ भोला चौक स्थित पंडाल में लेकर पहुंचे। यहां रात भर और आज दिन भर पूजा अर्चना की गई। माता की अगवानी के लिए लगाया आकर्षक पंडाल, जिसमें 2 विशाल बंगाली डोम वाले पंडाल तैयार किए गए हैं। भक्तों की मनोकामना पूरी करने के लिए 52 शक्ति पीठों का चित्रण किया गया है। महाकाल लोक के दर्शन कराए जा रहे हैं, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। खाटू श्याम का दरबार स्थापित किया गया। संत बाबा सियाराम के दर्शन के लिए आश्रम तैयार किया गया। पूजन प्रसादी के लिए 2 भव्य पंडाल बनाए गए हैं। पहली बार गुजराती पैटर्न की खास लाइटिंग, नगर में गुजरात पैटर्न में लाइटिंग लगाई गई। 50,000 वर्ग फीट में 6 विशाल पंडाल और बावड़ी से भोला चौक तक गलियों में 3,000 फीट में आकर्षक लाइटिंग और डेकोरेशन किया गया। झिरन्या रोड पर 40 बाय 100 फीट में सीलिंग सीरीज और छाता सीरीज लगाई गई। मुख्य मार्गों से लेकर पंडालों में एल्यूमिनियम सीलिंग सीरीज, छाता सीरीज पर लाइट और गुजराती पैटर्न पर घूमने वाली सारपी लाइटिंग लगाई गई। इसमें पंडालों की खूबसूरती देखते ही बन रही है।